हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आज हम सीए फाइनल ऑडिट का ट्रेंड एनालिसिस और एबीसी एनालिसिस का एक कंबाइंड वीडियो देखने जा रहे हैं। क्यों हम एक कंबाइंड वीडियो देखेंगे? इसका अलग अलग वीडियो क्यों नहीं होगा इसका? बाकी हमने डीटी का और एफआर का अलग अलग वीडियो बनाया है ट्रेंड और एबीसी एनालिसिस का। बट ऑडिट में क्या होता है, एक कोई भी फिक्स ट्रेंड नहीं दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने कोई भी एक फिक्स ट्रेंड नहीं दिया हुआ है। डीटी के अंदर आपने देखा होगा कि डीटी के अंदर तो अगर टीडीएस का क्वेश्चन है तो वो एक फिक्स जगह दी हुई है कि वहाँ पे ही आएगा। जैसे एनआर टैक्सेशन का है तो वो क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर आएगा। अगर टैक्स ऑडिट का है तो क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर ही आएगा। तो ऐसा वो फिक्स उधर बता है हमको। आप वो ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं। फिर हमने एफआर में देखा था कि एफआर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आएगा या बिजनेस कॉम्बिनेशन का आता है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 115 में से आता है। तो वो सब फिक्स पैटर्न है, पर आपको ऑडिट में ऐसा कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा। आप पूरा, मैं इसका आपको पीडीएफ दूंगा, आप देख लेना। आपको एक भी फिक्स रिपीटेटिव नेचर्स की चीज़ नहीं मिल रही होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आ रहा है तो वो प्रोफेशनल एथिक्स में से ही आ रहा हो, या एसक्यूसी में से आ रहा हो, या फिर ऐसे 700 की सीरीज़ में से आ रहा हो। ऐसा कुछ एक भी फिक्स पैटर्न नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एबीसी एनालिसिस। उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि वो एबीसी एनालिसिस क्यों बना है। वो ट्रेंड के बेसिस पे ही बना हुआ एक एबीसी एनालिसिस होगा। वो चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस का तो मैं आपको खाली एक सपोर्टिव नेचर में दूंगा। इसको हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, हम एबीसी को करेंगे और एबीसी को इससे रूट करने का हम कोशिश करेंगे। तो मैं आपको पहले पूरा दिखाता हूँ। तो ये देखिए पहले एबीसी एनालिसिस। अब एबीसी एनालिसिस में हम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क का आता है हमारा 88 मार्क का, और एमसीक्यू कितने मार्क के आते हैं 30 मार्क के। तो टोटल पेपर होता है 118 मार्क का। अब इधर ही सबसे पहले तो डाउट आना चालू हो जाएगा, 118 मार्क का पेपर कैसे होता है। तो क्या होता है कि पीछे हमारे पास 6 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने के होते हैं। बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और बाकी के 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने के। हर क्वेश्चन 14 मार्क का होता है। पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट सी के अंदर 2 पार्ट दिए होते हैं और में दिया हुआ था, तो उसमें से भी कोई एक करने का होता है आपको। तो इसलिए यहाँ पे पेपर 88 मार्क्स का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम तो डिस्क्रिप्टिव में देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क का पेपर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 88 लिखा है। मैं आपको बताऊंगा अभी नीचे। एमसीक्यू 30 मार्क क्या था, 118 मार्क का पेपर हो गया। देखिए एमसीक्यू की बात हम ये एनालिसिस में नहीं करेंगे। एमसीक्यू क्या है, वो कहीं से भी आते हैं, उसका कोई फिक्स पैटर्न हम ऐसा डिराइव नहीं कर सकते, या अगर कर भी लेंगे ना तो ऐसा भरोसा नहीं है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट है ना एमसीक्यू अलग ऐसे में से या कहीं से भी पूछ सकता है वो। इसलिए हम वो कुछ भी एमसीक्यू का एनालिसिस नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का एबीसी एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए कैटेगरी चैप्टर कौन से है, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ए कैटेगरी चैप्टर कौन से है। ए कैटेगरी ये वाले कर लेंगे ना आप, तो एमसीक्यू भी आपके हो ही जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर है। वो ए कैटेगरी चैप्टर क्यों बन जाता है वो हमारे लिए, जैसे हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव का 88 मार्क्स का पेपर आता है हमारा। टोटल पेपर 88 मार्क्स का आता है डिस्क्रिप्टिव का। तो मई 24 के अंदर अब वहाँ से इंस्टीट्यूट ने 17 मार्क का पूछ लिया। नवंबर 24 के अंदर 18 मार्क का पूछा। मई 25 के अंदर 18 मार्क का पूछा। सितंबर 25 के अंदर 18 मार्क का पूछा। और जैन 26 के अंदर तो 19 मार्क का पूछ लिया। तो प्रोफेशनल एथिक्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ही इंस्टीट्यूट अगर 17 मार्क से कम का आज तक पूछा ही नहीं है, 17-18 मार्क का पूछ रहा है, तो वो तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन तो सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स के डिस्क्रिप्टिव में आएंगे। एमसीक्यू की तो बात ही नहीं कर रहे अपन। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे मैं हाथ ये दिखा भी रहा हूँ अपना ट्रेंड एनालिसिस भी बता देता हूँ मैं कहाँ पे आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूट 4 क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोफेशनल एथिक्स के। अब मई 24 के अंदर वो 4 क्वेश्चन कहाँ आए थे, क्वेश्चन नंबर 2B में पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 3C में 4 मार्क का पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5C के अंदर 4 मार्क का पूछ लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6C के अंदर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 4 मार्क का पूछ लिया। तो ऐसे करके इंस्टीट्यूट 4 क्वेश्चन तो हमेशा हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 4 क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स के पूछे ही है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे देखो नवंबर 24 में देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2A पूछ लिया 5 मार्क का प्रोफेशनल एथिक्स में से। क्वेश्चन नंबर 3A पूछ लिया 5 मार्क का प्रोफेशनल एथिक्स में से। फिर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5C
पूछ लिया 4 मार्क का प्रोफेशनल एथिक्स में से, और क्वेश्चन नंबर 6 CB इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया 4 मार्क का प्रोफेशनल एथिक्स में से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट कैसे पूछ रहा है। तो यूँ समझ लीजिए आपके पेपर में है ना प्रोफेशनल एथिक्स का 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव के आपको 4 क्वेश्चन दिखेंगे। आपको इसको बहुत अच्छे से करना है, हर एक क्लॉजेस को याद करने का ट्राई कीजिए। ऑडिट के अंदर इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आप उनका जैसे उन्होंने लिखा है ना वैसे लिख के आ जाइए। अगर आप कोई भी टीचर का कॉन्सेप्ट बुक पढ़ रहे हो, जैसे सचिन सर का पढ़ रहे हो या तो अंकुश श्रीनिवास सर का पढ़ रहे हो या और किसी भी टीचर का पढ़ रहे हो, तो उसमें आप जो लिखा है ना वो रट लीजिए उनकी कॉन्सेप्ट बुक में। फिर उधर इफ एंड बट करेंगे ना तो उधर मार्क्स इंस्टीट्यूट नहीं देता है, वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम मार्क्स देता है, इसलिए लोगों के ऑडिट के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। फिर देखते हैं हम रिपोर्टिंग वाला चैप्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिपोर्टिंग वाला। अब रिपोर्टिंग वाला चैप्टर कौन सा होता है? चैप्टर नंबर 7 है ना जो मॉड्यूल का, जो 700 सीरीज़ है और कारो 2020 है ना, वो रिपोर्टिंग वाला चैप्टर हुआ। मैंने मॉड्यूल के चैप्टर नंबर भी स्पेसिफाई कर दिए, तो कोई मॉड्यूल से पढ़ता होगा तो वहाँ से भी देख सकता है। तो क्या होता है, आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि हमेशा कारो तो आता ही है। कारो तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, क्योंकि कारो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कारो तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। आप मई 24 से लेकर जनवरी 26 तक देख सकते हैं कि कारो हमेशा ही आया है। कारो 2020 मई 24 के अंदर 5 मार्क का आया था, नवंबर 24 के अंदर भी 5 मार्क का आया था, मई 25 के अंदर भी 5 मार्क का आया, सितंबर 25 के अंदर 4 मार्क का आया और जनवरी 26 के अंदर 5 मार्क का आया। तो कारो में से तो 5 मार्क का आता ही है। और 700 सीरीज़ भी देखिए, 700 सीरीज़ के अंदर में से भी 5-5 मार्क का तो हर बार आ ही रहा है। अब इधर कुछ लोग बोलेंगे कि आपने तो यहाँ पे पूरी 700 सीरीज़ लिखी थी। अब 700 सीरीज़ क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि MCQ पार्ट से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि अपन 705 में से पूछेंगे, 6 में से ही पूछेंगे। देखो इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, उनको पूछना होना तो वो C कैटेगरी वाले। अभी इसमें मैंने ABC में कोई कैटेगरी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप चैप्टर वाइज पढ़िए, आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना ऑडिट को तो ज़्यादा आसान रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऐसे वाइज। हम ऐसे भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी करने का मैं बोलूँगा, पर जिधर चैप्टर कोई चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है तो वो पूरा चैप्टर करना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो टोटल आप देख सकते हो कि रिपोर्टिंग चैप्टर मई 24 के अंदर 10 मार्क का पूछ लिया उन्होंने, नवंबर 24 के अंदर भी 10 का पूछा, मई 25 के अंदर भी 10 का पूछा, सितंबर 25 के अंदर खाली उन्होंने 4 मार्क का पूछा और जनवरी 26 में भी 10 मार्क का उन्होंने पूछ लिया। तो आप ये देखिए कि वो है ना 10 मार्क तक का तो पूछ ही लेते रिपोर्टिंग वाला। तो चैप्टर 7 मॉड्यूल का तो आपको अच्छे से ही करना है। अब एक नया टॉपिक ESG वाला, ESG वाला भी आपको अच्छे से चैप्टर करना है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 18। हमेशा 4 मार्क का क्वेश्चन दिखता ही है। आपको 4 मार्क का क्वेश्चन दिखेगा। मई 24 के अंदर भी 4 आया, नवंबर 24 के अंदर भी 4 मार्क का आया, मई 25 के अंदर 5 मार्क का आया, सितंबर 25 के अंदर 4 मार्क का आया, जनवरी 26 के अंदर 4 मार्क का आया। तो हमेशा ये क्वेश्चन आ ही रहा है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रट लेना है। ऐसा है ना कि जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा हो आपके 4 में से 4 या 4 में से 3 इतने तो आने ही चाहिए। अब कोई बोलेगा कि क्वेश्चन हमेशा आ रहा है और मेरे तो सिर्फ 4 में से 1 आ रहे, तो यहाँ पे रीडिंग खाली रीड करके है ना कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा। अपने वर्ड्स में लिखना मतलब ब्लंडर करना है, ऐसा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि है ना ऑडिट में मार्क्स नहीं आते हैं, आप जितना भी कर लो। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिसके ना FR में 59 है, AFM में 57 है और ऑडिट में उनके 30 मार्क है। उनका एग्रीगेट तो यूँ ही निकल जाता, पर खाली ऑडिट में ही उनके नहीं हो रहे थे मार्क्स। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रटने का ट्राई करो। बहुत लोग यूँ बोलेंगे हमसे रटा नहीं जाता, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा। कीवर्ड्स तो याद रखने ही पड़ेंगे, चलो पूरा नहीं रख सकते तो कीवर्ड्स तो करने ही पड़ेंगे। अब जैसे ये डिजिटल ऑडिट वाला चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 12 मॉड्यूल का, तो ये हमेशा 5 मार्क का आ ही रहा है। अब जो चीज़ पेपर में आती है वो तो हमको पढ़नी ही पड़ेगी। जो चीज़ पेपर में आती है उसको हमको सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा। जैसे 5 मार्क का आ रहा है मई 24 के अंदर, नवंबर 24 के अंदर 4 मार्क का पूछ लिया, मई 25 के अंदर 4 मार्क का पूछ लिया, सितंबर 25 में 5 मार्क का और जनवरी 26 में 4 मार्क का, तो पूछ ही रहा है वो इंस्टीट्यूट। फिर आप इसको छोड़ के जाओगे तो वो काम का ही नहीं है। डिजिटल ऑडिट को भी आपको रटने का ट्राई करने का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने का ट्राई करने का। अब जैसे हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल वाला, जिसमें SA 220 और SQC 1 दिया हुआ है। उसके अंदर देखिए मई 24 के अंदर उन्होंने 10 मार्क का पूछ लिया, नवंबर 24 के अंदर उन्होंने 5 मार्क का पूछ लिया, मई 25 के अंदर 5 मार्क का पूछा, सितंबर 25 के अंदर 5 का पूछा और जनवरी 26 के अंदर 4 मार्क का पूछा। मतलब हमेशा हर अटेम्प्ट में ये चैप्टर आ ही रहा है।
फिर आप इसको रटे बिना चले जाओगे तो वहाँ पे कुछ भी लिख के आओगे। तो आपको अच्छे से उसको देख लेना है, कीवर्ड्स को याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से आता ही है। तो ये वाला भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर 17। चैप्टर 17 क्या है? चैप्टर 17 वो ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन वाला है। तो क्या होता है कि ये तीनों में से हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा तो कोई एक ही क्वेश्चन। जैसे इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन वाला। उन्होंने मई 24 में 5 मार्क का पूछा, नवंबर 24 में 4 मार्क का पूछा, मई 25 के अंदर पूछा नहीं, सितंबर 25 के अंदर 4 मार्क का पूछा, जैन 26 के अंदर भी पूछा नहीं। इन्वेस्टिगेशन वाला फॉरेंसिक ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस पूछा है। ये मई 25 के अंदर उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट पूछा है और जैन 26 के अंदर ड्यू डिलिजेंस पूछा है, वो हम देखेंगे नीचे। तो आपको क्या करना है, इस बार सिर्फ अगर आप चैप्टर 17 पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक देख जाइएगा। इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसमें से आपको 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन दिख ही जाएगा। किस क्वेश्चन में दिखेगा वो मैं नहीं कह सकता, डिस्क्रिप्टिव के किस क्वेश्चन में दिखेगा वो नहीं बोल सकते, पर डिस्क्रिप्टिव में आपको दिखेगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिख सकता है, 2 में दिख सकता है, वो पैटर्न फिक्स नहीं है, पर दिखेगा ज़रूर। अब एक ये यहाँ पे आए आपके एक और चीज़, ये रिलेटेड सर्विस वाला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 है SRS 4400 और 4410, SRS 4400 और 4410। अब ये वाला भी पूछता रहता है इंस्टीट्यूट। आप देखिए, मई 24 के अंदर 5 मार्क का पूछा 4410, नवंबर 24 के अंदर 4400 में से 5 मार्क का पूछ लिया और मई 25 के अंदर 4410 में से 4 मार्क का पूछ लिया। अब सितंबर और जनवरी 26 में इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, तो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 अटैम्प्ट से आया नहीं है। अब आप मेरे को पूछेंगे कि SRS, इसमें से हम 2 SRS है तो कौन सा पढ़े? तो मैं तो आपको बोलूँगा देखिए दोनों पढ़ के जाइए, मार्क्स आपको गंवाने नहीं है, बैठे मार्क्स आपके हो जाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा। पर देखिए मई 25 के अंदर 4410 इंस्टीट्यूट ने पूछा ना, तो 4400 के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, पर तो भी आपको करने तो दोनों ही है। मैंने तो बोल दिया आपको 4400 में से ज़्यादा चांसेस है, पर अगर कुछ लोचा हुआ तो इसलिए आप सेफर साइड में 4410 भी करके चले जाइएगा, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। अब देखिए चैप्टर नंबर 10, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन से? SRE 2400 और 2410 में से, 2400 और 2410 में से। अब ये चैप्टर तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, आपका भी फेवरेट बना लीजिए इसको, क्योंकि इधर से भी इंस्टीट्यूट पूछता है। फिक्स है कि 5 मार्क का, 4 मार्क का, कभी कभी तो 9 मार्क का भी पूछ लिया डिस्क्रिप्टिव में इंस्टीट्यूट ने। देखिए मई 24 के अंदर 5 मार्क का पूछा 2410 के अंदर से, नवंबर 24 के अंदर 4 मार्क का पूछा 2400 के अंदर से, मई 25 के अंदर 4 मार्क का पूछा 2400 के अंदर से, सितंबर 25 के अंदर 9 मार्क का पूछ लिया, 2410 के अंदर से ही 9 मार्क का पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने। फिर जनवरी 26 के अंदर 4 मार्क का पूछा 2400 में से, SRE 2400 में से। तो इस बार के लिए मई 26 के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 2410 में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 2400 में से भी पूछ सकते हैं, पर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी में 2410 को रखिए और उसको अच्छे से करिए। 2400 पूछ ले तो कुछ नहीं, पर 2410 तो करिए ही। अब हमारा अगला चैप्टर है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 11 में से भी इंस्टीट्यूट अच्छा खासा पूछ लेता है। इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्या किया है, मई 24 के अंदर तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, नवंबर 24 के अंदर 5 मार्क का पूछा 3400 के अंदर से, मतलब ऐसे ही 3400 के अंदर से। मई 25 के अंदर पूछा 4 मार्क का, ऐसे ही 3420 के अंदर से। सितंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, जनवरी 26 में 4 मार्क का इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही 3400 के अंदर से पूछा। अब आप इसमें बोलोगे कि क्या इसके आने के चांसेस है? हाँ, मेरे को तो लगता है इसमें से आ सकता है, छोड़ के मत जाना इसको। मैंने तो बोला आपको तीनों आपको कर ही लेने हैं, ये सारे चैप्टर्स है ना इंपॉर्टेंट ही है। फिर आपको ऐसे ही में आप ABC कैटेगरी में बाइफरकेट करोगे और आपने C कुछ बाइफरकेट किया होगा, वहाँ से ही आगे तो लोचा पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, फिक्स है कि ये जैसे 10 चैप्टर मैंने आप लिखे ना यहाँ पे, इतने तो आपको अच्छे से करके ही जाना है, तो आप इसको पूरा कर जाइए। और इसमें से भी अगर आप में कोई इंपॉर्टेंट पूछेंगे ना, तो कौन सा रहेगा आपके लिए? 3420 रहेगा और 3402 वाला रहेगा, क्योंकि 3400 जैन 26 में ही पूछ लिया है इंस्टीट्यूट ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है, स्पेसिफाइड सर्विस, चैप्टर नंबर 8 स्पेसिफाइड सर्विस वाला। अब इंस्टीट्यूट यहाँ पे 3 ऐसे हमारा
800, 805, 810। मई 24 के अंदर इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क का पूछा, नवंबर 24 के अंदर इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क का पूछा, मई 25 के अंदर नहीं पूछा, सितंबर 25 के अंदर 5 मार्क का पूछा और जनवरी 26 के अंदर 5 मार्क का पूछा। इस बार भी इसके 5 मार्क के आने के चांसेस है, इस बार भी इसके 5 मार्क के आने के चांसेस तो रहने ही वाले, तो उस हिसाब से आपको इसको देखना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको एक और एनालिसिस बताता हूँ कि मेरा अभी तक का इसमें एनालिसिस क्या रहा है चैप्टर नंबर 8 का ट्रेंड एनालिसिस में। हाँ, तो ये आप ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे ना, तो इंस्टीट्यूट इसमें क्या करता है कि ये वाले चैप्टर नंबर 8 जब पूछता है ना इंस्टीट्यूट, उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने पूछा है ना 810 इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। इंस्टीट्यूट ने मई 24 के अंदर भी 810 पूछ लिया, फिर उन्होंने क्या किया, नवंबर 24 के अंदर 805 पूछा, फिर मई 25 के अंदर उन्होंने पूछा ही नहीं, सितंबर 25 के अंदर उन्होंने पूछा, सितंबर 25 के अंदर उन्होंने 810 पूछ लिया और जैन 26 के अंदर भी उन्होंने क्या किया 810 ही पूछ लिया। तो इंस्टीट्यूट का 810 तो फेवरेट है, 810 तो फेवरेट है, तो वो तो आप देखिएगा, उसके साथ 805 भी देख ही लेना। मतलब पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, पर किसी को भी अगर यूँ सीक्वेंस में देखना हो कि अगर कुछ छूट भी जाए एक आध तो कैसे करें, तो 810 और 805 पहले आप देख लेना। यहाँ तक अगर आप कर लोगे तो अभी तक इसका एवरेज कितना बैठा है, यहाँ तक अगर आप सिर्फ ए कैटेगरी वाले भी चीज़ देख लेंगे ना, तो इसका एवरेज बैठेगा 50 to 55 मार्क का समथिंग आपके बैठ जाएगा। आप सबका एवरेज करोगे ना 5 अटेम्प्ट का, तो इतना तो आपको पूछ ही लेते हैं। देखिए 65, 64, 54, 54 और 54 मार्क्स का, तो मतलब 50 to 55 का एवरेज बैठ ही जाता है। तो इतना भी कर लोगे तो डिस्क्रिप्टिव तो 50 से 55 मार्क का कवर हो ही जाएगा आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी बी वाले में। अब कैटेगरी बी वाले में क्या रखा है मैंने, कैटेगरी बी वाले में ऐसा रखा है कि जो थोड़े बड़े हैं, थोड़ा मुश्किल है कि उसको कंप्लीट करना। जैसे बैंक ऑडिट हो गया, तो वो चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है, तो उसको आपको कैसे करना है। या ऑडिट ऑफ एनबीएफसी हो गया, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी तो एक छोटा सा पार्ट है, बैंक ऑडिट पूरा बहुत बड़ा है। तो इंस्टीट्यूट इसमें क्या करता है, जैसे ऑडिट ऑफ एनबीएफसी है ना, वो चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ है मॉड्यूल में। मई 24 के अंदर 4 मार्क का आया, नवंबर 24 के अंदर 5 मार्क का आया और मई 25 के अंदर 5 मार्क का आया। फिर ऑडिट ऑफ एनबीएफसी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, तो इस बार ऑडिट ऑफ एनबीएफसी आने के चांसेस रहेंगे। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी छोटा सा पार्ट आपकी कौन से बुक में, अगर आप किसी टीचर का पढ़ते हो तो उसमें दिया होगा, तो ये वाला तो आपको देख के ही जाना है। इस बार ऑडिट ऑफ एनबीएफसी आप देख जाइएगा, आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। फिर एक चैप्टर नंबर 17, आप बोलोगे चैप्टर नंबर 17 तो आपने एक कैटेगरी में लिया ना, मैंने उसमें से सिर्फ इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक लिया था। फॉरेंसिक ऑडिट वाला जो टॉपिक है ना, वो क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक बार पूछा है, मई 25 के अंदर इंस्टीट्यूट ने पूछा है, तो इस बार उसके भी आने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो भी आप फॉरेंसिक ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन देख जाना। इस बार ड्यू डिलिजेंस वाला आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जैन 26 में पूछ लिया है, वो उसको हमने सी कैटेगरी में डाला है, वो मैं आपको नीचे बताऊँगा। फिर एक ग्रुप ऑडिट वाला चैप्टर है। अब ग्रुप ऑडिट वाला भी चैप्टर एक इम्पोर्टेंट है, मतलब वो जो CFS वाला है ना, ग्रुप ऑडिट वाला, वो वाला मई 24 के अंदर 5 मार्क का पूछा, बाकी उन्होंने पूछ लिया डायरेक्ट सितंबर 25 के अंदर 5 मार्क का, तो इस बार उसके आने के चांसेस रहेंगे, इस बार उसके आने के 5 मार्क का आने के वापस चांसेस रहते हैं। या तो फिर इंटरनल ऑडिट का भी उनको पूछे, बहुत टाइम हो गया, वो चैप्टर नंबर 16 में दिया हुआ है। मई 24 के अंदर 4 मार्क का पूछा, मई 25 के अंदर 5 मार्क का पूछा, तो इस बार मेरे को क्या लगता है, ग्रुप ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में से आपको एक क्वेश्चन देखने का मिल सकता है, या तो दोनों में से ही मिलेंगे, या तो एक में से तो पक्का मिलेगा ही, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि बहुत टाइम हो गया पूछा नहीं है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एसेस जो आपको करके जाने हैं, मतलब इंपॉर्टेंट ऐसे मतलब ऊपर वाला तो सब करके ही जाना है, पर क्या होता है, जैसे मॉड्यूल के अंदर चैप्टर नंबर 2 दिया है तो उसमें बहुत सारे ऐसे दिए, चैप्टर 3 दिया है तो उसमें दिए हैं, जैसे चैप्टर 5 ऑडिट एविडेंस करके मॉड्यूल में चैप्टर नाम दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे दिए हैं, तो उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हो गया ऐसे 402 टाइप 2 टाइप 1 रिपोर्ट वाला जो नहीं है वो वाला, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें मई 24 के अंदर भी पूछा उन्होंने, और उन्होंने मई 25 के अंदर भी पूछा, तो इस बार शायद वो आपको दिखे। अभी तक ऐसे 560 दिखा नहीं है अपन को, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। 570 गोइंग कंसर्न भी नहीं दिखा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है, ये डिस्क्रिप्टिव में अभी तक नहीं दिखा है। आप मेरे को कभी
बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि एमसीक्यू में आया था, तो एमसीक्यू की तो अपन बात ही नहीं कर सकते। एमसीक्यू में तो कुछ भी आ सकता है, तो क्या हम पूरा ऑडिट पढ़ ले? ऐसा है, आपको तो ऐसे ऐसे भी ऑडिट पढ़ने में लोगों को लाले पड़ते हैं, तो क्या हम पूरा ऑडिट थोड़ी पढ़ लेंगे? हमारा तो मेन पार्ट है, हमारे को इसमें 45-50 आ जाए, बाकी तो हम FRAF में 60 ले आएंगे दोनों में, ऐसे ही हमारा एग्रीगेट हो जाएगा। अब ऐसे 580 भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क का उन्होंने मैं 24 के अंदर पूछा था, ईजी है ये कर जाना। 600 सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 600 जब पूछा था ना इंस्टीट्यूट ने, एक तो यहाँ पे पूछा था नवंबर 24 में, तो 2 बार पूछ, 2 5-5 मार्क के पूछ रहे थे, 600 और 610। फिर उन्होंने 620 पूछा था मई 25 के अंदर। तो इस बार चांसेस है कि इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने मिले, इन तीनों के अंदर से एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, तो इन तीनों को आपको अच्छे से 600 सीरीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब 550 के अंदर, मतलब ये 550 वाला भी इंस्टीट्यूट को पूछे, रिलेटेड पार्टी वाले को बहुत टाइम हो गया डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो वो वाला भी आप देख लेना एक बार। अब जैसे 540 भी देख लीजिएगा, 505 और 250, क्योंकि ये क्या है कि 540 5 मार्क का पूछ लिया इन्होंने सितंबर 25 में, 505 पूछा 5 मार्क का सितंबर 25 में, और 250 भी पूछा 5 मार्क का सितंबर 25 के अंदर, तो इसमें से आ सकता है। मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा, यहाँ तक कि इंटरनल ऑडिट वाला जो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो ना, यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ तक करने के अंदर आपको मेजॉरिटी डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो जाएगा। बाकी सब तो क्या है, आपको एक ग्रिप होना चाहिए थोड़ा। चलो ये इंपॉर्टेंट ऐसे वाला भी कर लिया आपने, तो इसके बाद तो आपका शॉर्ट है ना, एवरेज 70 to 75 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, जैसे मई 24 के अंदर अगर आपने एग्जाम दिया होता ना, किसी ने दिया होगा, तो उसका तो 88 मार्क का पेपर यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। सी कैटेगरी तो पढ़नी ही नहीं पड़ती उसको। बाकी जैसे नवंबर 24 में 84, सितंबर 25 मई 25 के अंदर 78, सितंबर 25 के अंदर 74, और जनवरी 26 के अंदर 54। क्यों ऐसा हुआ कि जनवरी 26 में 54 हुआ? क्योंकि जनवरी 26 में आप जो क्वेश्चन पूछे ना, वो मई 26 के अंदर वो सी कैटेगरी के हो जाएंगे। जैसे कुछ ऐसे पूछ लिए, तो अब जैसे 240 ऐसे 240 जो फ्रॉड वाला है, उन्होंने 9 मार्क का पूछ लिया है, तो इस बार उसके चांसेस नहीं है, इसलिए हमने उसको सी कैटेगरी में डाल दिया है। इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ 54 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, पहले यहाँ तक इंटरनल ऑडिट तक कर लेना, उसके बाद आपको ये सब देख लेना। अगर टाइम मिलता है तो ये पूरा कर लेना, फिर अगर टाइम मिलता है तभी सी कैटेगरी में जाना। सी कैटेगरी का सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक प्लेन रीडिंग होनी चाहिए 1-2 बार। बाकी तो यहाँ तक तो आपको पूरा रटना ही है। यहाँ तक रट लोगे ना, रट लोगे मतलब की पॉइंट्स रटने वाले बहुत लोग रट लेते हैं, पर मेजोरिटी से नहीं रटाता है। तो की पॉइंट्स तो देखने ही हैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं, और उसको हाईलाइट भी करना है एग्जाम में। अब सी कैटेगरी टॉपिक कौन से हुए? अब जैसे ऑडिट ऑफ बैंक्स। अब ऑडिट ऑफ बैंक्स इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मई 25 में पूछना चालू किया और जनवरी 26 तक उसको पूछा। तो ऑडिट ऑफ NBFC नहीं आया अभी तक, तो ऑडिट ऑफ NBFC आने के चांसेस है। अब ऑडिट ऑफ बैंक के साथ क्या होता है, ये है ना MCQ में पूछ लेते हैं, वो ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट का वो वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो आप जो MCQ के पार्ट से इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कैलकुलेशन वाला कुछ हो तो वो देख जाइएगा, तो वो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे MCQ का तो अब इंस्टीट्यूट ने डालना चालू कर दिया है, तो MCQ तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी जगह से पूछ रहे, तो वो टॉपिक्स आप देख के जा सकते हैं। और जैसे ड्यू डिलिजेंस वाला टॉपिक हो गया, ड्यू डिलिजेंस वाला इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया 5 मार्क का, जैन 26 में चैप्टर 17 का पार्ट है, तो ये वाला आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं देखोगे तो भी चलेगा। अब कुछ ऐसे होते हैं ना, वो करने के ही नहीं होते, कचरा ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे 200 ऐसे 200 क्या आपके CA फाइनल के अंदर दिया हुआ है, मॉड्यूल के अंदर भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक लाइन लिख दी है कि ऐसे 200 हमने इंटर में पढ़ाया था, पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आज तक पूछा नहीं है। तो हमें क्या ऐसे सारे एक एक ऐसे करने बैठेंगे, इतने पेपर ही ऊपर से ही पूरा हो जाता है हमारा। आपने देखा ऊपर का ABC एनालिसिस, तो ये सारा कचरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी करोगे चलेगा। सिर्फ एक बार प्लेन रीडिंग देना, क्योंकि क्या MCQ में आ जाए तो आपको ध्यान रहे, डीप में उतरने की ज़रूरत नहीं है। 200, 210, 230, 240 तो लास्ट अटेम्प्ट में 9 मार्क का पूछ लिया, इसलिए वो सी कैटेगरी का हो गया इस अटेम्प्ट के लिए। 260, 265 5 मार्क का पूछा था उन्होंने सितंबर 25 के अंदर, 299 हो गया। जैसे 300 सीरीज हो गई, कचरा सीरीज़, क्या काम की है ये सीरीज़। 300, 315, 330, 450 उन्होंने इस बार पूछ लिया 5 मार्क का। तो देखो सी कैटेगरी में से भी आ रहा है, तो कितने मार्क का, 5-10 मार्क का आ रहा है डिस्क्रिप्टिव। तो ये नहीं भी करोगे ना, इतनी मेहनत 10 मार्क के लिए, तो भी आपका चलेगा, बहुत पूरा पेपर बाकी है आपके लिए। 500 का 500, 501, 510, 520, 530, तो ये सब कचरा चैप्टर्स है। आप खाली इसको है ना रीड करिए,
अब पीएसयू वाला क्या है कि इंस्टीट्यूट ने ना उसको मई 25 के अंदर 5 मार्क का पूछा, सितंबर 25 के अंदर भी 4 मार्क का पूछ लिया और जनवरी 26 के अंदर 5 मार्क का उन्होंने पूछ लिया। तो इसके चांसेस अब कम है। इस बार ग्रुप ऑडिट और इंटरनल ऑडिट देखने के मिलने की चांसेस ज़्यादा है। अब रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला ये क्या चैप्टर है? देखिए चैप्टर नंबर 4 है मॉड्यूल का, उसमें कुछ ऐसे भी दिए हुए और कुछ अदर पार्ट भी दिया हुआ है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, पर उसका क्वेश्चन है ना मई 25 के अंदर आया था, फिर इस बार जनवरी 26 के अंदर आ चुका है, तो उसके आने के चांसेस कम है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने है ना 88 मार्क का पूरा डिस्क्रिप्टिव देख लिया कैसे हुआ। 88 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट होते हैं और वाले, इसलिए टोटल 88 हो जाता है पेपर का। आप कोई भी पेपर उठाइएगा, अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, देख लेना और वाला भी क्वेश्चन काउंट करना, और के अंदर और दिया हो तो उसको भी काउंट करने का, तो आपको 88 का मिल जाएगा पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव का। अब मेरा इसमें रहेगा, मैं ये जो आपको है ना ट्रेंड एनालिसिस का है ना, ये पूरा मैं इसको आपको है ना PDF दे दूंगा मैं इसका। आपको अगर कहीं भी डाउट है ना कि कौन सा ऐसे कब आया हो या मेरा लिखा हुआ आपको डाउट हो कोई ये गलत लिखा है, तो आप इससे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रेंड ही फिक्स नहीं है। मैं आपको सेंड करूँगा, ये आप देख लीजिएगा कि प्रोफेशनल एथिक्स में से आता है, पर क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में आता है वो नहीं कह सकते हम, इसलिए मैं आपको इसमें बता नहीं रहा हूँ। तो ये दोनों PDF मैं आपको सेंड करूँगा। ये यहाँ हमारा ऑडिट का भी कंप्लीट होने आया है। अब मैं इसमें आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त को शेयर करना हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका लिंक्डइन से, मैंने अभी लिंक्डइन में FR का पोस्ट किया था, उससे भी बहुत सारा 500 लाइक समथिंग हो गए थे वो वाले ट्रेंड एनालिसिस को। टेलीग्राम पे भी अपना अच्छा चल रहा है, और FR का अपलोड करने के बाद यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर और व्यू बढ़े। तो इस वाले को भी आपको अच्छा लगा हो, कोई भी डाउट हो ना या कोई भी सजेशन हो कि यहाँ पे आप अटक रहे हो, यहाँ पे अच्छा कर सकते हो, तो आप है ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं तो सारे पॉजिटिव टेक अवेज लूँगा, आप कुछ भी लिखे उसमें, कमेंट सेक्शन आपका है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इसको फॉलो करिए। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में ना हमको थोड़ा है ना रट्टाफिकेशन करना ही पड़ता है। इंस्टीट्यूट का क्या समझता है कि आप लोग मशीन हो, सब रट्टा करा हुआ ही लिखोगे, वरना वो मार्क्स नहीं देगा। खुद के मन का लिखोगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स जाएंगे। इसलिए ग्रुप 1 में ज़्यादातर फेल का चांसेस होता है, ऑडिट की वजह से ही होते हैं। अनटिल एंड अनलेस कभी जैसे जनवरी 26 में AFM जैसा पेपर हार्ड आ जाए, या नवंबर 24 में भी AFM हार्ड आया था, तो जब कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट जो हमारा एग्रीगेट ऊपर ले जाए वही अगर हार्ड आ जाए तभी लोचा होता है। बाकी तो ग्रुप 1 में ऑडिट ही ज़्यादातर फेल कराता है। ये आपको ट्रेंड एनालिसिस अच्छा लगाओ, ABC एनालिसिस अच्छा लगाओ। होप सो। चलो थैंक यू सो मच।